नमस्कार। मैं विनोद। आप सबका आज की इस वीकेंड वाली चर्चा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यतीश कुमार जी। उन्हें बुलाने से पहले, जैसा हमारी रिवायत है, मैं एक कविता सुनाता हूं और फिर उन्हें इनवाइट करता हूं। मेरे किताब जहाजी से कविता है कि चेतना से उपजे विचारों के मेले कभी कदा पूछते हैं पाकर अकेले, कौन हूं मैं, किस हेतु जीवन मेरा। चाकू बनी काटने को, कलम बनी लिखने को, फिर धरती पर आने का क्या है प्रयोजन मेरा। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शांति, किसी को आलस प्रिय है, किसी को क्रांति। कोई उद्देश्य होता भी है या सबके मन की बनाई भ्रांति। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शांति, किसी को आलस प्रिय है, किसी को क्रांति। कोई उद्देश्य होता भी है या ये सबके मन की बनाई है भ्रांति। अपनी समझ से वक्त की हम सिगरेट फूंकते रहे, इस उपयोग में नाहक ही एक अर्थ ढूंढते रहे। जो वास्तव में था ही नहीं, उसे व्यर्थ ढूंढते रहे। निरर्थकता का आलिंगन भले विरोधाभास होगा, पर छोटी छोटी चीजों में भी फिर खुशियों का एहसास होगा। जब एक वायरस से भी कमजोर क्षणभंगुर यह जीवन है, फिर अर्थ की निरर्थक तलाश में क्यों भटक रहा ये मन है। अस्तित्ववाद। चलिए, मेरे ख्याल से यतीश जी जुड़ गए हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट भेजता हूं और फिर हम लोग एक बार यतीश जी एक्सेप्ट कर लें और फिर वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आ भी गए हैं। यतीश जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार विनोद। कितना अच्छा लग रहा है इस हाँ, फील्ड में हम लोग, आके। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल साफ। और कविता भी बहुत सुंदर, दर्शन बोध लिए हुए। हाँ हाँ हाँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में पढ़ा था, अस्तित्ववाद के बारे में, तभी मन में ये हम्म, ख्याल आए थे। और ये सारे डाउट्स रहते हैं ना हम सबके मन में कि हम जो कर रहे हैं है भी कुछ मतलब कि ऐसे ही चल रहा है। खैर, आज आपकी बात है यतीश जी। जी सबसे पहले तो जुड़ने के लिए, शनिवार को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद, और आपकी जो सखी सहेली और आलोचक हैं, आपकी पत्नी, आलोचक, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने समय शुक्रिया, दिया। उनकी तरफ से भी शुक्रिया। और और सिंगापुर में जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख सकता हूँ, खुशबू जी हैं, गिरजा मैम, ऐसे बहुत से लोग हैं जुड़े हुए हैं। जी ये सारे स, लोग हैं जो साहित्य के प्रेमी हैं, और हमेशा इनकी इच्छा रहती है कि इंडिया में जो कुछ चल रहा है वो बातें इन तक आएं। सबको और सबको मेरी मेरा नमस्कार। मेरी कोशिश है कि आप इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि अब मिलना इतना संभव नहीं है, तो कम से कम इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, उसके जरिए जी जुड़ जी के आप जी तक हम लोग पहुंच सकें। यतीश जी, शुरू करते हैं। आपकी तो खैर जीवन यात्रा बहुत मजेदार है और लगभग हम सब की रिप्लिका है, जिस तरह से आप जिए हैं। कई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चों का जीवन आप अकेले जी रहे हैं। तो शुरुआत इस चीज से करते हैं कि ये जो लंबा सफर है, मुंगेर के लखीसराय का एक लड़का जिसकी माँ नर्स थी, और माँ कहती थी कि अगर रोशनी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में तो दुनिया भर की रोशनी है। और वो सारे उहापोह जो क्यूल नदी से आपने बतियाए हैं, और आज सीआरए जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम हुआ करता, मेरे ख्याल से पूरे देश में 23 टोटल बच्चे होते थे, जनरल कैटेगरी के 10 बच्चे होते थे, जो बहुत टफ सब था। मिला के 10 से 10, 20 के हाँ बीच में। हाँ। मेरे बैच में वो 10 थे। तो वो एग्जाम क्लियर करना और आज ब्रेथवेट एंड कंपनी के एमडी होना, प्लस इतना कुछ लिखना, ये जो लंबा सफर है, इस पे तो घंटों बात हो सकती है। पर अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि इस मैच का हाईलाइट आपको दिखाना हो, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, कौन से वैसे 4-5 पॉइंट्स हैं जो जब भी आंख बंद करते हैं और सोचते हैं, उस सैरबीन में जाते हैं, तो अपने आप जुगनू की तरह चमक जाता है? वो कौन से ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं इस पूरे सफर में, अगर पूछूं तो? देखो, माँ तो है ही। माँ को छोड़ के क्यों नदी लखीसराय तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन जो पटना साइंस कॉलेज का जो हॉस्टल लाइफ, और मेरे जो 3 रूममेट रहे, उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है, जो कि पार्ट 2 में
शायद जब मैं लिखूं तो दिखे। और वहां से निकलूं तो मैं एससीआरए में आने के बाद भी मैं एक हिंदी विद्यार्थी की तरह एससीआरए में गया था। तो वहां पे भी दीपक सापड़ा हैं और जो प्रशांत शरण है, ऐसे बैचमेट और सीनियर का मिलना, क्योंकि वो आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे थे, आपको फिर आगे सीख दे रहे थे पढ़ने की। और नहीं नहीं, सीआरए में जाने के बाद आप एक साधारण छात्र तो क्रैम्बल कर जाएंगे, आप तुरंत ही बिखर जाएंगे। आप कितने भी हुनरबाज हैं, वहां हम्म। जिस तरह का मतलब जिस तरह का ब्रेन पहुंचता है, उसके सामने आप शून्य ही महसूस करेंगे अपने आप को। लेकिन वो शून्य और शून्य से अंतरिक्ष, अथाह, ये जो डिफरेंस है, ये अगर आपके दोस्त आपको रियलाइज करते तो वो मोमेंट्स कभी कोई भूल नहीं सकता। और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं। पर स्मिता ये, स्मिता से हाँ। परिचय होना, यही एक बहुत बड़ा मोमेंट है जो कि टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का। तो ये सारे वो क्षण हैं जो हमेशा रहेंगे ध्यान में। बिल्कुल, उसके बिना तो यतीश कुछ भी नहीं। क्या बात है। ग्रेटफुलनेस तो मुझे लगता है आपके लेखन में भी, आपकी बातों में भी, आपके चेहरे में भी झलकती रहती है। मैं सब पे तो बात नहीं करूंगा, पर स्मिता जी से परिचय पर अगर थोड़ा सा और, क्या बोलते हैं, ये लघु उत्तरीय सवाल ना बना के थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय बना दे इसको तो। नहीं, कुछ नहीं। स्मिता ने मुझे तब जाना जब मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बाकी दोस्तों की तरह मैं शून्य था। ना उस समय सीआरए हुआ था, ना कुछ। और उस समय एक हार्डली एक दिन का मुलाकात होगी, उसके बाद हम 6 साल बाद मिले। वो 6 साल तक एक मुलाकात को कैरी करती रही, तो इससे ज्यादा बहुत क्या बड़ी बोला बात है। जाए। बहुत बड़ी बात है। ये इतना परिचय बहुत है किसी व्यक्तित्व के लिए। और आज जीवन भर मुझे साहित्य में वापस लाना। नहीं, साहित्य पर अब आएंगे, साहित्य पर आएंगे। हाँ, यतीश जी, मैंने आपको पढ़ा काफी, और उसमें एक बात जी। आप बहुत मजेदार कहते हैं कि आपको ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में क्या द्रव्य की अविनाशिता का नियम है, जो कुछ मैंने रखा है और जो कुछ रखा है, अगर मैं तो कुछ ये- नया डालूंगा तो वो हाँ, डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, हाँ, जो पढ़ रहा हूँ हाँ, उतना ही रखना है। अब एक एक हाँ, लड़का, मुंगेर का एक लड़का, जो इतनी मासूमियत के साथ इतनी मासूमियत के साथ इस फिलॉसफी को जी रहा है और पूरी शिद्दत के साथ, वो 2021 में अंतस की खुरचन लिखता है, 2023 में आविर्भाव लिखता है, 2024 में बोरसी बनास लिखता है। और ये वो है कि अंदर कितना बड़ा समंदर है कि जिससे आप लोटा भर पानी निकाल के किताब दुनिया को देते हैं। तो 2014 में जमालपुर में वो कौन सा गया का बुद्ध वाला मोमेंट था जब आपको लगा कि भाई अब गोल्फ की स्टिक टांगी जाए थोड़ी देर के लिए और साहित्य की तरफ मुड़ जाया जाए? नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, शुक्रिया विनोद। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं, मतलब एससीआरए हुआ, एससीआरए के बाद रेलवे की नौकरी शुरू हुई। तो रेलवे की नौकरी में मैं बिल्कुल खो गया। मतलब सच पूछिए तो रेलवे इतना बड़ा विशाल सागर है ना, कि आपको लगता है कि एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, जो अचंभित करती है, जो दिखता है कि कितना मास वॉल्यूम है जिसको आप कैरी कर रहे हैं। फिर वो जो मास का जो है ना, एक बहुत नशा होता है। तो मास को संभालने का एक नशा होता है। वो मास संभालते संभालते आप खुद ही मास में प्रवेश हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं विशाल हूँ, और वो एक अहम की तरह आपके अंदर चला जाता है। भले उसके पीछे देशभक्ति है कि मैं कमिटमेंट है कि मैं 100% काम कर रहा हूँ। तो मैंने छुट्टी उट्टी नहीं ली, मैं 10 साल मतलब पागलों की तरह देश सेवा ही कह लीजिए उसको, अगर वो सेवा नाम वही दिया जाए तो मैं बिल्कुल काम करता रहा। काम करने के बाद एक जमालपुर वर्कशॉप में मैं डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर था। वहां पे नए प्रोजेक्ट से वैगन मैन्युफैक्चरिंग के, और इंडिया में पहली बार स्टेनलेस स्टील वैगन बनना था, वो चैलेंज था उस समय, 2006 की बात है। तो फिर वहां मैं पागलों की तरह काम किया वर्कशॉप में, जबकि मेरा घर वही रहा है, जमालपुर मुंगेर। मैं हम्म। अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाता था, इतना व्यस्त रहता था। लोग मेरे से मिलने आते थे, मतलब हार्डली साल में 3 या 4 विजिट मुंगेर कर पाता था। तो वो जो नशा वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो नशा एकाएक एक दिन रियलाइजेशन हुआ, डेफिनेटली 2010 में, कि नहीं, ये नीति नहीं है ना, मैं इसके लिए बना हूँ। और फिर 2014, 4 साल मुझे इसको तोड़ने में, अपने आप का जो एक झूठा सांचा के अंदर मैं प्रवेश कर चुका था, उसको तोड़ने में, खुद को रियलाइज करने में 4 साल लगे। फिर 2014 को जब रियलाइज हुआ, तो फिर हम अ, दूसरे, मतलब मैं दूसरा रितेश हूँ, जिसका तो, जिसका मैं क्रेडिट भी इसमें करता हूँ। तो यतीश जी, ये तोड़ने के लिए साहित्य की जरूरत कहाँ से आ गई कि भाई ये हेल्प करेगा मुझे इससे निकलने के लिए? जब एक्चुअली तोड़ा, तब साहित्य मेरे साथ नहीं था। 2010 अच्छा। में तोड़ने की बात शुरुआत की। 2010 में फिर हम छुट्टी लेना शुरू किए, पोर्ट ब्लेयर चले गए, पहली बार हवाई यात्रा की परिवार के साथ।
हम्म। उस समय सर्च शुरू हुआ, मतलब खोज शुरू हुई कि मैं हूं क्या और मुझे क्या चाहिए। इस सर्च में 4 साल लगे, और 2014 तक में मुझे लगा कि मतलब अब मुझे वापस कविता में जानी चाहिए। जब मैं साइंस कॉलेज में था तब लिखता था कुछ कुछ, पटना के बाद में जमालपुर आया तब थोड़ा सा वहाँ की जो एनुअल पत्रिकाएं हैं उसमें लिखता था। 2-4 मैगजीन्स में कुछ कविताएं आती थी, बट हल्की फुल्की कविताएं थी। उसको 2014 से लेकर 2015 नवंबर में नीलांबर के एक फंक्शन में गया मैं, तो तब तक मैं टूटी फूटी कविताएं लिखता रहा अपने मन से, हम्म। और वो भ्रम में ही रहा कि मैं किसी को पढ़ूंगा नहीं। और पढ़ने से जो जो ये सब बहाना होता है बेसिकली, कि हम्म। हम बहाना बना लेते हैं कि हमको ऐसे नहीं करने का एक बहाना है कि पढ़ने नहीं पढ़ने का ही हाँ, का है बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। तो वहां पे बिल्कुल। स्मिता का बहुत अहम रोल रहा है, वही मुझे ले गई नीलांबर के एक फंक्शन का पहला साहेब लिटरेरिया फंक्शन था, और उसके अंतिम दिन में गया था, और विहान के ग्रुप को से मैं मिला, वहां पे भोपाल का ग्रुप था। फिर हम्म। मुझे लगा ये अच्छा अद्भुत दुनिया है, और मुझे लगा जैसे कि मैं इसी दुनिया को खोज रहा था 4 साल, और मुझे ये मिल गई। और हम्म। फिर स्मिता ने समझाया कि ये तभी मुमकिन है जब हम्म। आप पढ़ें दूसरों को, और बिना पढ़े, बिना शब्दों का को बरतते हुए, बिना बर्तन मांजे आप जो हम्म। है ना, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते। हम्म। तो वही मामला हुआ, फिर हमने पढ़ना शुरू किया। तो फिर तो अलग निकल स्मिता जी भी इस लिटरेचर में है, वो एंगेज थे आपसे गया। पहले से? वो बहुत अच्छी पाठक है, बहुत अच्छी अच्छा। आलोचक है। आलोचक मैं कहता हूँ कि करो, लेकिन वो प्रोफेशनली या अदरवाइज नहीं करती हैं। नहीं करना लेकिन चाहती। वो समझ रखती हैं कविताओं की। उनको मुझसे हम्म। ज्यादा लोग फेसबुक में जानते थे जब मैं 2015 में साहित्य में आया। हम्म। उनके 2000 से ऊपर फॉलोअर्स थे, जबकि वो सिर्फ कविताएं, अच्छी अच्छी कविताएं लोगों तक पहुंचाती पहुंचा थी। दी थी। और वो पाठ बहुत अद्भुत करती हैं, तो बहुत हम्म। चुने हुए लोगों का पढ़ती हैं वो। हम्म। और मैं मुझे खुशनसीबी बहुत बाद में मिली अच्छा, है कि ना। आपकी कविता पढ़े हो। हाँ। अ, यतीश जी, यहाँ जो लोग नहीं जानते होंगे आपको, उनको बता दूं जी। कि यतीश जी की तीन दो बहुत अच्छी कविता संग्रह है। अंतस की खुरचन जो पहली थी, और आविर्भाव दूसरी 2023 में, और इनका आत्मकथात्मक गद्य है बोरसी भराज, कहते हैं जिसको अतीत अतीत की सैरबीन। हम्म। अंतस की खुरचन शब्द तो बहुत अभी हम बात भी कर रहे थे सूर्यवाला जी का शब्द, और आपने हाँ, हाँ, अनचाहे उसको अपने पास ले लिया। खुरचन हाँ। शब्द मेरे ख्याल से यूपी बिहार के लोग समझ भी लेंगे बड़े आराम से। जी, जी, मैं जी। चाहता था अगर वो किताब हो आसपास कहीं आपके, तो हम्म। उसकी कुछ जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई एक या दो कविताएं सुनाएं उसकी। अरे वाह वाह। हम्म। अच्छा, सुनाता हूँ हाँ, कुछ। कुछ पैरा या जो हाँ, भी आपको पसंद हाँ, नहीं सुनाता हो। कोई नहीं कुछ। मेरे ख्याल से किन्नर पहली कविता है इसकी ना आपकी? हाँ, किन्नर है, बट हम्म। किन्नर थोड़ी सी लंबी है। मैं बहुत सिंपल कविता में सोचता हूँ कि जहाँ के बिल्कुल लोग हैं, वो बिल्कुल। सुना भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बनना चाहता हूँ तुम्हारा चश्मा, बिना जिसके दुनिया तुम्हें धुंधली दिखती है। हेयर क्लिप बनूंगा, सर्पीली लटें तुम्हारी आंखों में नहीं चुभेंगी। बन जाऊंगा तुम्हारा दुपट्टा, जब चाहे सर ढक लो, या जब चाहे आसमान। बन जाऊंगा मिजराब, रहूंगा उंगलियों में वैसे ही न होने के एहसास सा, संगीत बिखेरते हुए समय की असमय लहरों के बीच। तुम्हारी मुस्कान वह अकाट शकुन है, जिसकी बस एक नजर मेरे सारे बेइरादे बुहार देती। क्या बात है, क्या बात है। ये किसी बहुत ने लिखा था आपकी लेखनी में विनोद कुमार शुक्ल की झलक दिखती है। अरे बाप रे तो बहुत बहुत बड़े वो हाँ, हैं, आपने बट निश्चित ही डेप्थ बहुत है, डेप्थ बहुत है। आपकी कविता एक है दिदिया, हाँ है। अगर उसको पढ़ना चाहे, मुझे बहुत प्रिय लगी, तो मेरी गुजारिश है कि अगर उसको सुनाए। अच्छा, अच्छा, दीदिया। मुझे एक सेकेंड लगेगा थोड़ा सा। मेरी भी बड़ी बहन है और मुझे भी बहुत नहीं, नहीं, अटैचमेंट है ये उनसे, वो कविता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कविता जो है हम्म। वो बहुत दिल के करीब है। और हम्म। दीदी की एक, मतलब दीदी का रिप्लेसमेंट तो कुछ हो नहीं सकता है, इसमें तो हम्म। कोई मत नहीं। हम्म। इस कविता को कई लोगों ने बाद में पढ़ा भी, ठीक है। वो लम्हे जो ताक पे रखाया था, जिन पे खुद शाकल मैंने ही चढ़ाया, उन्हीं लम्हों को सजोती रही मेरी बहन, ने गौहर से पिरोती रही मेरी बहन। सारी जुगत मेरी सारी अयारियां, सारी गलतियां मेरी सारी बदमाशियां,
अपने जेहन में कर्मबद्ध सजाती, मेरे बच्चों को बड़े चाव से फिर वो सुनाती। बातें जो मेरे बच्चे मुझसे सीधे नहीं कह पाते, जो गिरहें मुझसे बरबस नहीं खुल पाते, उन गांठों को आसानी से सुलझाती है मेरी बहन। उन सवालों का जवाब खुद बन जाती है मेरी बहन। मेरे बचपन के वृतांत पे मोहर लगाती, पुराने जख्म पे मरहम लगाती, मुझे प्यार से आंसू बुलाती, बिना कहे सब बात समझ जाती। जब भी मिलती सारे बिसरे गीत गुनगुनाती, वो सारे दर्द जो हमने मिलकर बांटे थे, मेरे सिर के सारे इल्जाम जो उसने उठाए थे, मेरी गलती पर जब मार माँ ने उसे लगाए थे। मैं छोटा था, मेरी वो ढाल बन जाती थी, बचे पैसे से वो मेरी उम्मीद सजाती थी, मेरे हर नाज और सारे नखरे उठाती थी। मैं जीती था, मुझे थोड़ा और जिद्दी बनाती थी। वो प्यारे दिन, सच्चे पल और वही बचपन, सब लौट आता है तुम जब घर पे आती हो। सब बीते लम्हे उड़ के वापस मेरे कंधे पर बैठ जाते हैं। मैं फिर से वही जिद करता हूँ और तुम झट से सब मान जाती हो। दे दिया तुम अब भी मुझको वैसे ही भाती हो, बाली में तेल मलती हो, वैसे ही कस के हिलाती हो, पैरों में जमे दर्द पर अपना पुराना जादू चलाती हो। पिघल बच्चा बन जाता हूँ तुम जब भी मुझे गले लग। क्या बात। खुशबू जी ने लिखा, वाह अद्भुत मर्म स्पर्शी कविता। बहुत खूब, बहुत खूब। काफी इमोशनल है यतीश जी ये, मैं समझ सकता हूँ इसको। चलिए, आविर्भाव में आपने ज्यादातर उसमें वो समीक्षात्मक कविताएं हैं जो आपने किताबों पर कविता रूपी समीक्षाएं लिखी। इसको 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 समीक्षात्मक कविताएं भी कह सकते हैं और काव्य सार भी कह सकते हैं, और इसको उन किताबों से उपजी हुई स्वतंत्र कविताएं भी कह नहीं सकते कह सकते हैं। ये हैं, हाँ बिल्कुल। तीनों चीज का बिल्कुल, मिश्रण है। ये जो एक बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक नवाचार किया आपने, प्रभात रंजन ने भी आपको, उन्होंने भी आपको इसके लिए हाँ काफी हाँ सराहा भी था। ये सराहा कहाँ नहीं, से? उन्होंने उन्होंने मुझे नज किया। मैंने मैंने अच्छा, इसमें उनको जो अपना धन्यवाद ज्ञापन किया, उसमें मैंने नज को नज ही लिखा है, क्योंकि अच्छा। नज का कोई हिंदी मुझे ढंग ढंग से दिखा हाँ नहीं। हाँ हाँ, तो नज दिया, करेक्ट करेक्ट। तो कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि यार इसको कविताओं के रूप में लिखा जाए? जैसे आपने पढ़ा होगा, आपका मेरे ख्याल से स्वदेश स्वदेश दीपक की वो किताब, मैंने मांडू नहीं हाँ देखा, हाँ 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 जिसका हाँ, कई बिल्कुल दिनों तक बिल्कुल। असर रहता है इंसान के ऊपर पढ़ने के हाँ बाद। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो हाँ, काफी देर तक मैं उसी रॉ में हम्म, था। तो हम्म। कैसे आपको लगा कि इस तरह से लिखा जाए इनको? बात मैं वापस ले आता हूँ, जब मैं 2015 में वापसी की, तो जब स्मिता ने पढ़ने को कहा, तो मैंने सबसे पहली किताब उठाई आराम दास का पोथा। हम्म। हम्म। हाँ, हृदय प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी। आचार्य की जो है अद्भुत किताब। और जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं इसी आपके माध्यम से, पटल के माध्यम से कहूंगा जरूर पढ़ें। तो उस किताब को पढ़ते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जिसमें चूंकि उनको प्रेम और दर्शन के बीच टहलती है किताब पूरी। हम्म। तो हम्म। वो कविता भी उसी तरह से है, जिसमें योग ध्यान और प्रेम सब दर्शाती। तो वो किताब, वो कविता मैंने जब लिखी तो मुझे लगा एक सामान्य काम है, फिर मैंने उसको पोस्ट कर दिया। हम्म। और फिर ऐसे ही आप बात आगे बढ़ी। फिर मैं गद्य और पद दोनों के बीच लिखने लगा, और कुछ वैसे ही चीजें मैंने प्रभात भाई को भी भेजी। हम्म। प्रभात भाई को लगा कि नहीं, ये कुछ नया है, और मुझे तब हम्म। तक इस बात का एहसास नहीं था कि ये क्या ये था, नया है, हाँ। क्योंकि कुछ भी इंटेंशनल नहीं हो रहा था ये। खुद लगा कि किसी ने कोई मतलब मुझसे करवाया जा रहा है ऐसा कुछ। हम्म। तो फिर सब मतलब इसके बहुत सारी किताबों पे जो है ना, कोयला भाई न राख किताब पे काम हुआ, या अनिला नातुक किताब पे काम हुआ। तो ऐसे करते करते अंत में किताब मांडू ने देखा जो है, मैंने मांडू ने हम्म। देखा मेरे हाथ में आई, उसमें उसने इस पूरे उभरती विधा को हम्म। परिपूर्ण रूप देने की कोशिश की। हम्म। उस किताब ने जो कविताएं मुझसे लिखवाई, उसको जानकी पुल में पब्लिश होने के बाद हंस ने, हम्म। पब्लिश होने के बाद हम्म। हंस ने दो लगातार अपनी पत्रिका में जगह दिया, जबकि हंस ऐसा नॉर्मली करता नहीं। होता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन कविताओं में शायद कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद तो आज 75 से ऊपर की किताबें हो गई जिस पे काम हुआ। कितनी खूबसूरत चीज है, कितनी खूबसूरत बात है। तो यतीश जी,
अंतस की खुरचन से तो कविता हो गई मेरे ख्याल से। मैंने मांडू नहीं देखा, पर जो कविता है अगर उसका अरे कुछ हिस्सा पढ़ना चाहे तो। हाँ, मतलब ये किताब ही अद्भुत है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मांडू नहीं देखा, जरूर पढ़िए। और और सिंगापुर आ, में हिंदी किताबें मिलती नहीं है, तो जिन्होंने सिंगापुर में जो सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी, वो हाँ मुझसे हाँ, ले वो सकते हैं। वो इस किताब को वो मुझसे ले सकते हैं, मंगा मेरे सकते पास हैं, है। इसका एक हाँ, अंश पढ़ रहा हूं मैं, बहुत बिल्कुल। लंबी कविता है, 4 कविताएं हैं इसके अंदर। मैं रूठने और नाराज होने की बीच की स्थिति बन बैठा हूं। इस यात्रा में कई बार रोशनदान खिड़की और फिर दरवाजा बनता रहा। प्रेम खिड़की से अंदर आता है और दरवाजे से बाहर जाता है। प्रेम और युद्ध के तरीके एक जैसे, जो हारे वह युद्ध बंदी। मैंने न प्रेम किया न युद्ध, फिर भी बन गया बंदी। यात्रा में यह भी जाना कि बुद्ध के रास्ते में कर्ण कवच मिलता है और फिर शब्दों के तीर नहीं लगते। मैं पैदल चलता गया, मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, पर मुझे बताया गया कि जो पैदल चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। अब क्या मैं कान बनना चाहता अब मैं कान बनना चाहता हूं ताकि शब्दों को अर्थों में बदल सकूं, और चाहता हूं कि शक्ति और सब्र दोनों एक साथ रहें। मेरे पैरहन बनकर मैं उसे ओढ़कर दोबारा विश्व जीतने चल दूंगा, और यूं मैं खुद अपना अनुवाद होने से बच गया। बात है। बहुत बहुत खूब। सब स्वदेश आई जी का थिंक दिया हुआ है। आई थिंक हाँ, स्वदेश जी, ईश्वर करे वो जहां भी हो, सुरक्षित हाँ, हो और कभी लौट आए। उन्हीं को अभी भी डेडिकेट सबको करता हूँ। प्रतीक्षा है कि जिस दिन वो घर से निकले थे और लौटे नहीं, सबको उम्मीद है कि शायद वो किसी नहीं, दिन। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि मृत्यु हो तो वैसी ही हो, हाँ, या कि तो ना जिसको मृत्यु जैसे, का नाम ही ना दिया जाए। जी जी, जैसे गुलजार कहते हैं कि लिखते लिखते स्याही चुक जाए, पता न हाँ चले कि अब हाँ, खत्म होने वाली है। बिल्कुल। इतना कुछ पढ़ते हैं आप यतीश, आपके आपकी प्रिय विधा कौन सी है? कविताएं पसंद है, उपन्यास, कहानियां, या इनमें कोई फर्क नहीं करते हैं आप? जो भी अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई फर्क करने की जरूरत है। आप हर मोड में, जरूरी नहीं कि हर समय आपको कविता अच्छी लगे, हर समय उपन्यास अच्छा लगे, हर समय कहानी अच्छी लगे। ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है मेरा व्यक्तिगत वह हो, बाकी लोगों का कुछ और हो। हम्म। लेकिन एक तो मैं ये मानता हूं कि कविताएं, किताबें आपको चुनती हैं। आप किताब को नहीं चुन सकते। मेरे शेल्फ में शमसुद्दीन रहमान साहब की किताब, कई चांद जो है सरे आसमां है, वो किताब कितने 5 साल से थी मेरे पास। हम्म। अभी पढ़ रहा हूँ उसको। हम्म। अद्भुत किताब है। बिल्कुल। दाग दहलवी को समझेंगे आप पढ़ने के बाद, मिर्जा गालिब से मिलेंगे आप। तो ये कहना बहुत आपका कौन सा मूड है और उस मूड में आप क्या चुनते हैं। ये साहित्य तो साहित्य है, उद्गार है, अनुभव है, संप्रेषण है। तो तो कुछ भी इसमें कोई आप कोई नहीं डिफरेंशिएशन नहीं है, कविताएं, नहीं नहीं, कहानियां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं आपका आपका आपकी नौकरी के बारे में खैर यहाँ बहुत बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। नहीं लोगों को बता दो कि सीआरए अपने आप में एक टफ एग्जाम है। फिर उसके बाद जस्ट एक चीज पूछना था, ब्रेथवेट एंड कंपनी उन कंपनियों में से, उन तीनों बीबीजी वाली कंपनियों में से एक थी जिसने हावड़ा का पुल बनाया था, अगर मैं हाँ सही हूँ? हाँ, ये यू आर राइट। एंड बीबीजे जो है वो उन तीनों कंपनियों का एक जेवी था इसलिए। जे भी था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खैर, 110 साल से ऊपर की हो गई ब्रेथवेट एंड कंपनी, घाटे में चल रही थी, और आप उसको फायदे में लेकर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई अवार्ड्स आपको दिए, मेरे ख्याल से एक लंबी फहरिस्त है। कोई अवार्ड छोड़ दीजिए। अरे सीईओ और हाँ, तो मुझे जो पूछना था कि वो करते हुए, जो मन से तो करते ही आप, नीलांबर जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, उसके अलावा जो फिलंथ्रॉफी है आपकी, नो चाइल्ड स्लीप हंग्री, इस तरह की जो संस्थाएं उनसे जुड़े हैं, आगे का क्या प्लान है? क्या इसी तरह इन्हीं कंपार्टमेंट्स में जीना है, या फिर एक तरफ मुड़ जाना है? कुछ पता नहीं आगे का, उतना सोचते नहीं। जीवन का कुछ पता नहीं, बस ये है कि हम दिन प्रतिदिन बेहतर होते रहें, बेहतर मनुष्य होते रहें। और कोई चाह वैसी रही नहीं कि हाँ मुझे ये, जैसे कल हमारे, मतलब परसों मेरा जन्मदिन था, एक फंक्शन किया था, एक क्वेश्चन पूछा गया, हम, मेरी और मेरी वाइफ से अलग अलग, कि भाई आप को आपके मन में क्या है, आप क्या खरीदना चाहते हैं अगली, हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी हाँ, बंगला। क्या हम मटेरियल दोनों, जमा और करना है? हम दोनों को अलग अलग, तो हम दोनों के आंसर में था कि कुछ नहीं, जीना है बस। हम्म। तो बेहतर मनुष्य बनते रहे, वो साहित्य के लिए के पास आए ही इसी के लिए हम लोग, मतलब मैं तो यही हम्म। सोचता हूँ कि साहित्य आपको बेहतर मनुष्य बनाता है। तो ये यही समझ बहुत लीजिए कि
अच्छी अच्छी लाइन है ये कि साहित्य आपको बेहतर मनुष्य बनाती है। कई बार ये सवाल, यहाँ भी सिंगापुर तो काफी मेटलिस्टिक कंट्री है, जितने भी डेवलप होते गए हम लोग, हम चीजें इकट्ठा करते रहे, उसकी तरफ मतलब मैं बढ़ते गए। आपको रोक करके एक जवाब इसको, मतलब एक बिल्कुल लाइन बिल्कुल। और ऐड करना चाह रहा हूँ कि मान बिल्कुल। लीजिए परसों मेरा जन्मदिन था, असंख्य पोस्ट आए, ठीक हम्म। है, हम्म। 500 से ज्यादा, 500 के आसपास, 450 500 के बीच में टाइमलाइन में लोग ने विश किया, अदर हम्म। देन द पोस्ट। फोन बहुत सारे आए, तो ये सब मेरे सीएमडी को नहीं आ रहा था कोई भी उसमें से। हम्म। ये मेरे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, आरएसएम, उसको नहीं आया उसमें कभी नहीं भी। आया था। हम्म। ठीक है, हम्म। यही साहित्य आपको देता है जिसको समझने की जरूरत है। क्या बात। इतना प्रेम कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए, तो मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने जवाब दे भी दिया। यहाँ बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मिलता है आपको ये करके, या क्यों क्यों आप भगत सिंह बने हुए हैं। और मुझे भी यही लगता है कि नहीं, सही में मैं तो आपको ये बेहतर उल्टा बोलता हूँ बेहतर कि क्या। जैसे आप, जो आप जैसे लोग हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप प्रकाश पुंज को जोड़ने का काम कर रहे हैं कायदे से, आप अपना समय निकाल रहे हैं परिवार के साथ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात करते समय हमें एक मोमेंट मिलता है, दिव्य मोमेंट होता है। करेक्ट। उस मोमेंट को जो चख लेता है, फिर उसको बार बार छोड़ना नहीं चाहता है। हम्म। हम्म। 7 साल नीलांबर चलाते समय मुझे यही लगा कि मैं हम्म। अपना 10 दिन देता हूँ, महीने में इतना समय देता हूँ, देता रहा हूँ। वो क्यों हम्म। देता हूँ, जबकि वो थैंकलेस है कायदे से, सिर्फ हम्म। मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों, वो हम्म। जो स्टेज पे जो दिव्यता, किसी ने कोई ऐसी वाणी बोल दी, कोई हम्म। लम्हा वैसा मिल गया, तो उसी के लिए तो जीते हैं। उसी के लिए, उस क्या लम्हे बात। के लिए। गिरजा मैम ने भी मैसेज किया था कि मुझे ये नहीं सुनाई दी आपकी पहली लाइन, तो उन्होंने सुनी कि बेहतर मनुष्य बनाता साहित्य, लेकिन ये नहीं सुन पाया कि क्या चीज नहीं आ रही थी। तो मैं बताता हूँ मैम, अभी यतीश जी कह रहे थे कि इतने साल से हर साल इनका जन्मदिन आता था, और जब तक ये सिर्फ एमडी हुआ करते थे, इनके सहकर्मी जो उनको जानते हैं वो लोग विश करते थे। इस बार इनको तकरीबन 500 से ऊपर पोस्ट आए होंगे। इनफैक्ट मैं फेसबुक पर देख हम्म, रहा था, मैंने हम्म, आपको अब ज्यादा, चूंकि मुझे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना था, तो स्पेशली मैंने ध्यान दिया, और मुझे लगा कि ऐसा हो गया है कि अखिल ब्रह्मांड में कोई भी साहित्यिक आदमी नहीं है, कम से कम हिंदी साहित्य में, जिसने आपको बधाई ना दी हो। तो गिरिजा मैम, यतीश जी कह रहे थे कि ये सारी बधाइयां एमडी को नहीं मिल रही थी, ये उस साहित्यिक इंसान को मिल रही थी जो साहित्य की तरफ गया, और साहित्य ने यही इनको दिया है। तो ये जो फेम है मेरा एक, अब हम लोग अपने वार्तालाप के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जी तो जी। ये, मैं जानता हूं कि ये फेम ना तो आपको चाहिए था, ना इसके लिए आप कुछ कर रहे थे। क्यों लगता है कि क्या ऐसा बदल गया है? क्यों इस तरह का फेम कहाँ से आता है? क्या गंगोत्री है इसकी? नहीं, बेहतर मनुष्य बनने का जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बेहतर मनुष्य आपको करुणा से भर देती है। जो करुणा से आप भर जाते हैं या भरते रहते हैं, भर तो कोई सत्ता नहीं, वो एक प्रोसेस है। जब आप भरते हैं तो आप उसके साथ साथ जुड़ते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आप प्रकाश पुंज से जोड़ रहे हैं, तो मैं भी यही करता रहता हूँ। मैं लोगों को, दूसरे लोगों से मिलाता हूँ। इस मिलाप और इस प्रक्रिया में इतना जुड़ाव हो गया है लोगों के साथ, हम्म। कि लोगों का स्नेह उस रूप में, बर्थडे के विश के रूप में, या अदरवाइज भी फोन कॉल हम्म। में आता रहता है। क्या और बात। यही तो साहित्य है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ। जो भी लोग निगेटिव बात करते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य के लिए, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं। 95% लोग बहुत ही उम्दा लोग हैं। 5% के शोर में मत जाइए, हम्म। 95 पे ध्यान दीजिए। हम्म। हम्म। क्या बात है। इन बातों से इतर यतीश जी, ये बताइए कि कौन सा क्रीम लगाते हैं कि आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है? स्नेह, प्रेम, करुणा, यही है। यही 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 छलक सारे। रहा है, हाँ, यही छलक जाए तो यही बहुत हल्दी है। दूध सब यही यही मिला हुआ है आपके उसमें। बिल्कुल। फिटनेस के लिए बाकी क्या तो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बिहार की संदेह मिट्टी नहीं है कि, बाकी। हाँ, जी, बिहारी मिट्टी है। बिहार की। बिहारी मिट्टी। पर फिटनेस के लिए कुछ करते हैं? क्या संदेश देंगे? देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगता, इतने स्ट्रेसेस के बीच में आपको देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता कि इतना कुछ आपके जीवन में चल रहा है। नहीं, फिटनेस के लिए आज कल बीच में क्या हुआ, मैं ये भी जोड़ दूं, बेवकूफी जो होती है साहित्य में, इतना मैं आ गया कि गोल्फ छूट गया। हम्म। गोल्फ छूटने के साथ साथ मैं सुबह रोज पढ़ने लगा 5 से 8। और हम्म। उसके बाद लास्ट 3 महीने पहले कुछ समस्याएं आई हेल्थ की, और हम्म। मैं योगा करता था, वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया किताब के लिए। हम्म। फिर पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं रेगुलर मॉर्निंग में 1 घंटे वॉक करता हूँ, आधे घंटे योगा करता हूँ। फिर मैंने, जो मैं 5:30 में उठता था, अब मैं 4:45 में उठता हूँ।
तो 45 हम्म मिनट की सेविंग वहां कर ली फिर मैंने। मतलब वो एडजस्टमेंट करते रहे कि किताब भी ना छूटे और हेल्थ भी रहे। तो मैं, हेल्थ पहली चीज है, मतलब सबको बोलूंगा स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान देने के लिए। हम्म। ऐसा रियलाइज अभी हुआ डेढ़ डेढ़ महीने बाद 1.5 महीने पहले। पहले। पूरी लाइफ भर रियलाइजेशन चलते रहेंगे तीस भाई। चलते रहे हम्म भगवान। ये है कि हमें एडजस्टमेंट कोर्स करेक्शन, हम मैं तो जहाजी हूँ तो हम कोर्स करेक्ट करते हैं जहाज तक, भाई अब ये पोर्ट जी। है इधर जाना है तो करते रहना है। अब कितने गंभीर बात आपने कहा, ये कोर्स करेक्शन ही सीखना है, ये साहित्य सिखाता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये सवाल तो मेरे ख्याल से कितने लोगों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन बिना इसके, कहते हैं ना कि सुंदरकांड में जामवंत के वचन सुहाए कि बिना कहाँ शुरू करें, तो इसके इसको तो पूछना ही पड़ेगा कि ये इतना कुछ कर रहे हैं आप, एक कंपनी, एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी का एमडी होना, उसकी ब्यूरोक्रेसी को हम सब जानते हैं, और उसमें इतना दबाव है, इतना अच्छा कर रहे हैं, साहित्य में इतना कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा फिलंथ्रॉपिकली इतना कुछ कर रहे हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, ये सब कुछ करते हैं। आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि उनको कुछ टिप्स दें आप, ताकि उन्हें लगे कि हाँ यही रास्ता है या इससे गुजरा जा सकता है। नहीं, ये अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आ, मुझे भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बहुत इंटरव्यूज में ये प्रश्न पूछा गया तो मैंने बिल्कुल। खुद ही रियलाइज किया कि क्या मामला। एक्चुअली ये पूरा डिसिप्लिन का मामला है। मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड आदमी हुआ करता था, लेकिन साहित्य में आने के बाद जो डिसिप्लिन मिली मुझे कि सुबह उठना है। सुबह पहले नहीं उठता था, 2015 के पहले मैं आराम से, रेलवे वैसे सिखा देती है आपको 6 बजे उठना, पर हम्म वो मैं पोजीशन लेके सो जाता था। हम्म लेकिन अभी पिछले पिछले 8 9 साल 8 साल से तो हो ही गया। तो सुबह 5 बजे उठना और 5 से 8 आपका, एक्चुअली क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीज कि बिल्कुल। हम, जो भी हम हैं, हम जो है ना, वो बचपन से ही इस बात से परेशान है कि हमको नौकरी करनी है, अच्छा जीवन पाना है, एक बंगला बड़ा बने, नया टाइप सोच है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। ये सारे सोच में आप नहीं है कहीं पे भी। हम्म बंगला है, गाड़ी है, फैमिली है, आप हम्म नहीं। समाज है जो देख रहा है। हाँ, समाज है, परिवेश है, सब कुछ हाँ है, आपका स्टेटस के लिए आप हाँ वही कल्पना वही करते हाँ। हैं कि आई शुड गेट दैट स्टेटस। हम्म तो मेरा संदेश यही रहेगा कि आप अपने अंदर पहले झांकें कि आपने अपने आप को कितना समय दिया। सबसे महत्वपूर्ण है आपके सेल्फ ग्लो के लिए, जो कि अंतरात्मा का ग्लो है, जो कि अंदर का ग्लो है, अंतस का ग्लो है, उसको चमकाने के लिए क्या मेहनत की आप। तो आपको मेरे मुझे आंसर देना नहीं पड़ेगा कभी। हम्म और एक और मतलब मेरा जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ वही कह सकता हूँ कि बिल्कुल। आप जहां रहे वहां 100% रहे। हम्म अगर आप किसी स्कूल में गए हैं किसी हम्म सामाजिक कार्य के लिए, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता बन के रहें। आप हम्म अगर साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य की बात करें, तो सिर्फ साहित्य के साथ रहें। तो हम्म मैं जब पढ़ता हूँ तो पूर्णता किताब के पास रहता हूँ। जब कविता, तो खैर है ही एकांत की बात, कहानी भी हम्म एकांत में ही लिखते हैं आप। लेकिन जब मैं सर्विस में जाता हूँ, रेलवेज में जाता हूँ, जब मैं सीएमडी था, मैं सीएमडी के बाद में वापस इंडियन रेलवे में वापस आ गया हूँ। हम्म तो जब जहां है मैं रेलवे के साथ हूँ, तो रेलवे के साथ हूँ, पूर्णता। इसलिए भी मुझे वहां पे जो भी सक्सेस मिला, वो इसलिए मिला कि हम कंपार्टमेंट में रहते हैं। जिस कंपार्टमेंट में रहिए 100% रहिए। हम्म हम्म। पूर्ण समर्पण और डिसिप्लिन, दोनों चीजें होती हैं। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक कंपार्टमेंट वर्ड आप बहुत बार यूज करते हैं। हाँ। रेलवे का सर हो चाहे जिसका हो, आपने हाँ। लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए काफी मुझे हमेशा कहा है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो डिसिप्लिन थोड़ी आसान हो जाती है, उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। हाँ, फिर सब कुछ आसान लगता है। फिर जो ये चीजें दिखती है कि बहुत कुछ हो रहा है, एक आदमी कैसे इतना सारा चीज कर रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने चीजों को बांट रखा है बखूबी, और उसको परिवार का भी समय प्राथमिकता के आपने साथ। फिक्स कर रखा है। हाँ, और प्राथमिकता के साथ, क्या जहां बात, रहिए प्राथमिकता के साथ, ऐसा नहीं। क्या बात, क्या बात। हमने अंतस की खुरचन की कविता सुनी और आविर्भाव की सुनी। बोरसी भर आँच जो आपका आत्मकथात्मक उपन्यास है, उसका कोई पैराग्राफ अगर सुना सकते विदाई से पहले तो अच्छा रहता है, जो भी अरे आपको अरे, प्रिय लगे, अच्छा ठीक ताकि है। लोगों को आपकी राइटिंग का फ्लेवर मिल जाए। माय गॉड। अच्छा। खुशबू जी ने लिखा है, आपके व्यक्तित्व की सशक्त ऊर्जा गजब संपूर्णता का भान कराती है। चलिए, मैं इसका जो स्मृतियों की तपन जो भूमिका है इस किताब की, बिल्कुल उससे एक बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल। छोटा सा कहता हूँ। कई बार मर्तबान में रखे डुलमुल चीजों को झिझोड़ देने से वह व्यवस्थित हो जाती है।
स्मृतियों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। पर कई बार ऐसा भी लगा कि यह कैफियत मेरे बयान से बाहर की चीज है, और ऐसा सोचते ही अंदर का डर मुझ पे बुरी तरह भावी हावी होने लगा। तब लगता है अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि टुकड़ों को सूत कर समूचा कह सकता हूं। इसी के साथ एक और डर मेरे साथ रहता है, वह है याद ना बचे रहने का डर। यह भी कि कहीं स्मृति पूरी तरह ही विस्मृति में न बदल जाए। इस डर ने ही शायद उम्र के इसी पड़ाव में संस्मरण सा कुछ लिखने को मजबूर किया, और इस जाने अनजाने सफर की शुरुआत हो गई। क्या बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा हितेश जी कि आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो और इसी तरह लिखते रहें, क्योंकि आपका जो शब्दों का चयन है एज राइटर मैं कह सकता हूँ बहुत प्यारा है और उसमें इमोशन काफी घुला मिला है। जिस तरह की राइटिंग मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। यही प्रार्थना है और इसी के साथ इसको अंत करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग टाइम पर हैं, दोनों एकदम जी फोकस्ड लोग हैं अपने टाइम जी। को लेकर। और कुछ संदेश जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, जो इतनी देर नहीं, से जुड़े कोई हैं, अगर कुछ कहना कोई चाहें। संदेश नहीं, सिर्फ यही जो मैंने पहले कहा रिपीट कर रहा हूँ कि खुद के अंदर की तपन तपिश और चमक को देखने की जरूरत है। देखिए, खुद को देखिए बस। शुक्रिया हितेश जी इस समय के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया सीखने के इस सफर में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।